बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे। आज वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आपको यदि मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो अगर पसंद आ रहे हों तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले समय में और नए और अच्छे विषयों पर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँगा। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। 4 जून को जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, कांग्रेस पार्टी में एक अति उत्साह का वातावरण था, जिसे मैं हनीमून पीरियड कहूँगा। और कांग्रेस का वो हनीमून पीरियड 9 जून को जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, तैसे ही कांग्रेस पार्टी का वो हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया। जब रिज़ल्ट आया 4 जून को, तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। जो पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई, भारतीय जनता पार्टी, उसमें खुशी का कोई माहौल नहीं था। ना पार्टी में माहौल था, ना नेताओं में माहौल था, ना कार्यकर्ताओं में माहौल था। सभी लोग उदास और गमगीन नज़र आ रहे थे। जबकि कांग्रेस पार्टी, जो कि 99 सीटें ही जीती थी, इस तरह से उत्साहित थी कि जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली। और उनका आचरण व्यवहार भी इस तरह से था कि बस 1-2 दिन में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली। जबकि जो रिज़ल्ट आए हैं, उन रिज़ल्टों में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को 240 मिली। तो क्या जिसको इस देश की जनता ने सबसे ज़्यादा सीटें दी हैं, उसे सरकार बनानी चाहिए कि जिस जनता ने कांग्रेस पार्टी को केवल 99 सीटें दी हैं, क्या उन्हें सरकार बनानी चाहिए? या तीसरे नंबर पर जो पार्टी रही है, उसमें उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी रही, जिसे 37 सीटें मिली। तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस रही, जिसे चौथे नंबर पर जिसे 29 सीटें मिली। फिर डीएमके तमिलनाडु की जो पार्टी है, उसे 22 सीटें मिली। और अन्य किसी छोटी मोटी एनसीपी को 8 मिली, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 9 मिली। तो यदि सीटों के हिसाब से देखा जाए तो जिस पार्टी को 240 सीटें मिली, उसे ही जनता ने अपना जनमत दिया है। मगर कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीतने के बाद इस तरह से व्यवहार कर रही थी कि जैसे उसे सरकार बनाने का जनमत इस देश की जनता ने दे दिया। हकीकत ये है कि जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी को ज़रूरत से ज़्यादा सीटें मिल जाए, तो उसकी खुशी स्वाभाविक रूप से झलकती है। और यही कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें जीतने का भी भरोसा नहीं था। उनका जो इंटरनल रिपोर्ट है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को अधिकतम 80-85 सीटों से ज़्यादा उनका इंटरनल सर्वे भी नहीं बता रहा था। इसलिए 99 सीटों पर कांग्रेस का जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए अत्यधिक खुशी की बात थी। और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी के 2019 में केवल 52 सीटें थीं और 2014 में केवल 44 सीटें थीं, उस हिसाब से 99 सीटें आना उनके लिए खुशी का वातावरण था ही। और वो इस उत्साह में थे कि उन्हें लग रहा था कि अब हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो ये भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें आई और 2-3 दिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हनीमून पीरियड की तरह, इस तरह हनीमून में आदमी उत्साहित रहता है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी अति उत्साह में थी। और उसे ये उम्मीद थी कि एनडीए के कुछ घटक दल टूट के उनके साथ आ जाएंगे। और 9 तारीख को वो सब चीज़ें एकदम क्लियर हो गई
वैसे तो क्लियर 7 तारीख को ही हो गई थी जब एनडीए गठबंधन की मीटिंग हुई और उसमें आंध्र प्रदेश के जो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ व्यक्त किया। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन मोदी जी में व्यक्त किया और इस तरह 9 तारीख को मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार बन गए। तो कांग्रेस पार्टी का जो अति उत्साह था वो समझ से परे था। अगर गठबंधन की ही बात करें, मेरी नज़र में या नैतिकता के आधार पर अगर अपन देखें तो जो गठबंधन चुनाव के पहले बन जाते हैं वो नैतिक रूप से पवित्र गठबंधन होते हैं और जो गठबंधन चुनाव के बाद बनते हैं वो सत्ता के लिए बनाए गए गठबंधन होते हैं। उनमें नैतिकता या पवित्रता जैसी चीज़ नहीं होती। इस बार देश के सामने 2 गठबंधन थे, एक एनडीए था और एक इंडिया गठबंधन था। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की अगर अपन तुलना करें तो एनडीए गठबंधन में जितनी भी पार्टी थी उन्होंने चुनाव के पहले ही सीटों का तालमेल किया और सारे लोग मिल के लड़े, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे चिराग पासवान की एलजेपी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे आरजेडी हो, जो उत्तर प्रदेश की जयंत चौधरी की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, इन सब लोगों ने चुनाव के पहले गठबंधन किया, सीटों का बंटवारा किया और सब लोग साथ में मिलकर लड़े। इस हिसाब से एनडीए का जो गठबंधन है वो नैतिकता के आधार पर पवित्र गठबंधन था। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन था, जिसे इंडिया नाम दिया गया था। इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा चुनाव के पूर्व नहीं हो पाया, इसलिए नैतिक आधार पर ये गठबंधन उतना पवित्र नहीं था। आप कहेंगे कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़े, मगर आप उस गौर करिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़े और पंजाब में अलग अलग लड़े। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी अलग चुनाव लड़ी। तो वहाँ दोनों की आमने सामने, उन तीनों पार्टियों की आमने सामने फाइट हुई। केरल की अगर हम बात करें तो केरल में भी ये हुआ। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी अलग चुनाव लड़ी और कांग्रेस उसके सामने चुनाव लड़ी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी अन्य जगह बिहार में, राजस्थान में, तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन के साथ लड़ी। तो यदि नैतिकता का हम पैमाना माने तो इंडिया गठबंधन उतना नैतिक रूप से पवित्र गठबंधन नहीं था। फिर भी गठबंधन होता है और उस पूरे गठबंधन को 2 से 34 सीटें मिली और एनडीए गठबंधन को 2 से 92 सीटें मिली और इस आधार पर एनडीए गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो जो कांग्रेस का जो हनीमून पीरियड था वो केवल 4 तारीख से 7 तारीख तक ही चला और बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी को यदि सत्ता में वापसी करना है तो उसे अपने प्रदर्शन में सुधार लाना ही होगा। बिना कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के कभी भी इंडिया गठबंधन सत्ता में नहीं आ सकता है। इंडिया गठबंधन के जितने साथी थे उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। यदि आप यूपी में अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती। माननीय मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा थे तब एक बार 36 सीटें ही मुलायम सिंह अपने नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को जिता के दे पाए थे। इस हिसाब से अखिलेश का ये जो प्रदर्शन था अपने आप में बहुत अच्छा था और वो 37 सीटें जीत के आए। डीएमके भी 22 सीटें जीत के आई, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी 29 सीटें जीत के आई, एनसीपी 8 सीटें जीत के आई, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 सीटें जीत के आई। केवल एक गठबंधन का एक साथी राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू यादव की पार्टी है, उनका ही प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर रहा और वो केवल 4 सीटें ही जीत पाए। इस हिसाब से गठबंधन के दलों का प्रदर्शन अपने आप में बहुत अच्छा रहा, मगर कांग्रेस का प्रदर्शन केवल 99 सीटों पर सिमट गया। इसलिए कांग्रेस को आत्मचिंतन की अब आवश्यकता है।
यदि कांग्रेस को सत्ता में आना है तो उसे कम से कम 200 सीटों के आसपास जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1984 मतलब लगभग 40 साल पहले कांग्रेस का पूर्ण बहुमत आया था इस देश में। इस 40 सालों में कांग्रेस कभी भी 272 सीटें नहीं जीत पाई। उन 10 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो 84 में चुनाव हुए और ज़बरदस्त देश में सहानुभूति की लहर थी, उस समय कांग्रेस की 415 सीटें आईं और राजीव गांधी ने 5 साल तक देश पे प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया और काम किया। उसके बाद जब भी चुनाव हुए कभी भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस की उन बीच में 20 साल सरकार भी रही, 5 साल राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुए उसमें भी बहुत सहानुभूति की लहर थी, तब भी 232 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी, तब भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री बने और 5 साल वो भी कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने भी सरकार चलाई। और 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक माननीय मनमोहन सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे। तो इन 40 वर्षों में 20 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया, परंतु अपनी सीटों की संख्या वो 200 के पार, केवल 2009 में 206 सीटें आई थी। इसके अलावा उससे बढ़ के कांग्रेस पार्टी की कभी सीटें नहीं आई। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कांग्रेस पार्टी को इस देश में राज करना है तो उसे कम से कम 200 सीटें जीतना ही होगी। लगभग 250-60 सीटें ऐसी हैं जहां आमने सामने कांग्रेस और भाजपा की फाइट होती है और उन सीटों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत कमज़ोर है। जहां कांग्रेस और भाजपा आमने सामने की फाइट होती है वहां पर इस बार केवल कांग्रेस 55 सीटें जीत पाई है और भारतीय जनता पार्टी 173 सीटें जीत पाई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस हनीमून पीरियड से बाहर निकलना होगा और ज़मीनी स्तर पर उन राज्यों में जहां कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अत्याधिक निराशाजनक है, उन राज्यों में जब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी तब तक कांग्रेस पार्टी इस देश की सत्ता पर काबिज हो नहीं सकती। इसलिए कांग्रेस पार्टी को नैतिकता का पाठ जो भारतीय जनता पार्टी को पढ़ा रहे हैं कि मोदी जी की हार हुई है और नैतिकता के आधार पर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। ये नैतिकता का पाठ वो स्वयं पढ़ें। जब आपके 145 सांसद जीत के आए थे 2004 में, तब आपने सरकार बनाई थी, तो 145 सांसद में आपकी नैतिकता कहाँ गई थी? फिर 2009 में आपके 206 सांसद जीत के आए, तब आपकी नैतिकता कहाँ गई थी? और आज भारतीय जनता पार्टी जो 240 सीटें जीत के आई है उसे आप नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे। यदि उसे इस देश की सत्ता पे काबिज होना है तो उन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना पड़ेगा जहाँ जहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने की लड़ाई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी यथार्थ को समझे। हनीमून पीरियड से तो वो बाहर आ ही गए हैं, अब उन्हें ज़रूरत है अपने संगठन पर ध्यान देने की और अब उनका जो आने वाले 5 साल में जो भी परफॉर्मेंस लोकसभा में होगा, अभी तो नेता विरोधी दल का ही चयन नहीं हुआ है और उनके जो नेता कांग्रेस पार्टी के पिछली लोकसभा में जो नेता थे अधीर रंजन चौधरी, वो स्वयं चुनाव हार गए। और अभी मैं उनका एक इंटरव्यू टीवी पे देख रहा था, वो कह रहे थे कि ना तो अब मैं हिंदू बचा ना अब मैं मुसलमान बचा। क्यों? क्योंकि वो लगातार 5 बार से पश्चिम बंगाल की सीट से चुनाव जीत रहे थे और इस बार तृणमूल कांग्रेस ने एक क्रिकेटर जो कि गुजरात राज्य से आते हैं, यूसुफ पठान, उन्हें वहाँ टिकट दिया और वहाँ जितने भी मुस्लिम समाज के लोग थे, वहाँ मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है, तो मुसलमानों में एक वहाँ नारा चला, दादा नहीं इस बार भाई को जिताना है। दादा अधीर रंजन चौधरी को कहते हैं और भाई मतलब भाई, यूसुफ भाई और वहाँ के जो मुसलमान हैं।
तो ये नारा टीएमसी ने वहाँ दिया। और जिन 25-30 सालों से अधीर रंजन चौधरी जिस अल्पसंख्यक समुदाय का साथ देते थे, उनका सहयोग करते थे, उस अल्पसंख्यक समुदाय ने अधीर रंजन चौधरी का एक झटके में साथ छोड़ दिया केवल भाई भाई के नारे में, और अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए। अधीर रंजन चौधरी खुद बहुत दुखी हैं, क्योंकि ना तो उनका प्रचार करने कोई बड़ा नेता वहाँ गया, और वो दुखी मन से कह रहे हैं कि अब आज ना मैं हिंदू बचा ना मैं मुसलमान बचा। कांग्रेस पार्टी को इन सब चीज़ों पे आत्मचिंतन, आत्ममनन करना चाहिए। यदि उन्हें कांग्रेस को इस देश में फिर से सत्ता में काबिज होना है तो कांग्रेस पार्टी आत्मचिंतन करे, आत्ममनन करे। हनीमून पीरियड से तो वो बाहर आ ही गई है। अपना संगठनात्मक स्तर पर वो पार्टी को मजबूत करे, तभी वह इस देश पर शासन कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और एक बार फिर हम देखने वाले सभी दर्शकों से, सभी भाइयों बहनों से अनुरोध करेंगे कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।